Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences मुल्तान. स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 16 है. आज के लेक्चर में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. माय नेम इज़ डॉक्टर समरा अकबर एंड आई एम अ फार्म डी ग्रेजुएट फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डिस्कस करने से पहले हम ज़रा सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं असल में. तो solutions are homogeneous liquid preparations that contains one or more chemical substances solute dissolved in a suitable solvent. के solutions वो homogeneous liquid preparations होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं, और ये सॉल्यूट जो हैं डिज़ोल्व होते हैं किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस लिक्विड प्रेपरेशंस. सही है. या हम सॉल्यूशंस को यूं भी लिख सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिक्सेबल सॉल्वेंट्स. ठीक है, कि वो सॉल्वेंट्स जो आपस में एक दूसरे में घुल मिल जाएं या मिल जाएं, वो मिक्सचर भी हम सॉल्यूशंस कहलाएंगे. ठीक है ना, वो सॉल्यूशन, उन मिक्सचर्स को भी हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशंस कह सकते हैं. ठीक है, तो मिक्सचर्स ऑफ म्यूचुअली मिक्सेबल सॉल्वेंट्स. एंड सॉल्यूशन कंटेन्स टू पार्ट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन कोई भी हो वो दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, एक सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूट हमेशा सॉल्यूशन में ऐसा सब्सटेंस होता है जो लो कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है, मतलब कम मिकदार में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में वो उसका सोल्यूट होगा, और जो सब्सटेंस ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होगा वो सब्सटेंस उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट होगा. ठीक होगी बात. अच्छा, अब सोल्यूट को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. सही होगी बात. फिर है सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. ठीक है, एक तो मैंने कहा कि सोल्यूट वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, और दूसरी बात यह है कि सब्सटेंस जो है, मतलब कि सोल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है. उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे. ठीक है, और सॉल्वेंट की मैंने क्या बताया आपको कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन सॉल्वेंट की ये है क्या, सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. ठीक है, कि सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों हमने डिस्कस कर लिए. अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है. सॉल्यूट लिया साल्ट और सॉल्वेंट वाटर जो कि ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है. हमने सॉल्यूट का 1 स्पून उठाया और वाटर में मिक्स कर दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूट हमारा कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट, 1 स्पून लिया और हमने सॉल्वेंट में डाला जो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में था, तो ये क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया. ठीक है, अब हम ना कुछ प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए फ्लूइड्स या लिक्विड्स जो हैं वो मूव करते हैं. ठीक है ना, किस तरह से मूव करते हैं हम डिस्कस करते हैं. कुछ प्रोसेस जो है इनको फॉलो करते हैं ये लिक्विड्स. सबसे पहला है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन. ठीक है, मतलब कि सब्सटेंस अगर हाई कंसनट्रेशन एरिया से लो कंसनट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाएगा. कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा. जैसा कि अगर आप इस बीकर में देखें तो एक साइड पे ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ठीक है, सॉल्वेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन दूसरी साइड पे कम है. तो क्या हो रहा है कि वो दूसरी साइड की तरफ मूव कर रहा है सोल्यूट, और क्या हो रहा है कि ये फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है. तो ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा. सही है. इस तरह अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट को देखें, अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर यहाँ हमारा सॉल्वेंट है और हमने पोटाशियम परमैंगनेट का एक जो ड्रॉप है वो हमने इसमें डाला है. अब हमने जब इसमें एक ड्रॉप डाला है तो जब इस जगह पे पोटाशियम परमैंगनेट हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है लेकिन रिमेनिंग जो वाटर है उसमें पोटाशियम परमैंगनेट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये डिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो है पोटाशियम परमैंगनेट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा. तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी सब्सटेंस जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा. ठीक है, जैसा कि एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, हम परफ्यूम्स की एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अगर हम उसको अपने रूम में स्प्रे करते हैं एक कॉर्नर में, तो क्या
क्या होता है कि उसकी स्मेल हमें दूसरे कॉर्नर तक जो है वो हम सूंघ सकते हैं उसकी स्मेल। तो वो इसी तरह से होता है कि वो जहाँ हम स्प्रे कर रहे हैं वहाँ हाई कंसनट्रेशन है, तो मॉलिक्यूल्स की क्या होती है कि इनकी कोशिश होती है कि पूरे मतलब कि मूव करें, ठीक है, एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करें। तो जब वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है कि पूरे रूम में जो है मॉलिक्यूल स्प्रेड कर जाते हैं, इस वजह से हमें उनकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में जो है वो जो हम स्मेल कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो कुछ प्रोसेस है ना दो, उनको समझने से पहले हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उन प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह लें या सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कह लें। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को जो है वो पास करती है, ये मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। सबसे पहले याद रखना है कि सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने की इजाज़त देती है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि कुछ हद तक सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है, और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी वो जो कि मेम्ब्रेन के साइज़ के पोर के साइज से कम हो, मतलब छोटे हों, तो वो पास करेंगे, वरना वो पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सम स्मॉल आयंस टू पास थ्रू इट, ठीक है। अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन दैट ओनली अलाउज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक होगी बात, बट रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सही है ना। फिर ये दो तरह की होती है, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है हमारी, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो कि हम खुद बनाते हैं, सही है। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है हमारी, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की आती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारी वो मेम्ब्रेन है जो कि यूज़ होती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट आयंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो डायग्राम में शो करिए, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स होते हैं इस मेम्ब्रेन के दरमियान जो पास अलाउ करती हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये डिफ्यूजन का जो है उल्ट होता है। मतलब डिफ्यूजन में हमने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर होती है लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन मूव करने के लिए। अब हमारा जो यहाँ पे ग्रेडियंट का लफ्ज यूज़ किया हुआ है ना कि अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है कि लो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। और फिर जब हमें लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन मूव करना पड़ेगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली पास आउट कर जाएं या उस वाले एरिया में मूव कर जाएं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी टू अचीव दिस मूवमेंट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या रिक्वायर करती है, सेलुलर एनर्जी टू अचीव दिस मूवमेंट, ठीक है। हमारे सेल्स बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद है उसके अंदर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किस तरह से हो रही है कि हमारी जो ATP है वो हेल्प करती है आयंस को या मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप ये देखें यहाँ पे कि यहाँ लोअर कंसनट्रेशन या हायर कंसनट्रेशन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो आयन है वो मतलब कि हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। अब ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द ATP जो कि हमारी बॉडी का जो है वो एनर्जी पैकेट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन हायर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ATP जो है वो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर हमारे पास ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है ये बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तो ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास होना, ठीक है, और दूसरा इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तरफ मूव करना क्या कहलाता है,
ऑस्मोसिस, और किसके ज़रिए गुजरती है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये प्रोसेस होता है। अब देखें ये एग्जांपल है कि सॉल्वेंट, ये एक बीकर है, इसमें दो जो सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, एक सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, दूसरा जो है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं कुछ और कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है। अगर आप गौर करें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन 2 जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो सेमी परमेबल से मेम्ब्रेन से पास करते हैं और हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ज़रा आप लोग ये इधर गौर करें कि हमारे पास फर्स्ट करेंगे दो बीकर हैं और ये आपस में ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन कर दिया जी विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है यहाँ पे। एक सॉल्यूशन, ये जो है सॉल्यूशन, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास बीकर है जिसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन द लोअर कंसनट्रेशन मूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मिकदार प्योर सॉल्वेंट की निस्बत तो कम होगी ना, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए यहाँ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इधर वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेशर डाल दें, कोई पिस्टन रखें और इसको यहाँ पे प्रेशर दें इस वाले सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा कि एक प्रेशर इस तरह का यहाँ पे अटेन होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस बीकर से इस बीकर में मूव कर रहे थे वो स्टॉप हो जाएगी मूवमेंट, ठीक है। और जिस प्रेशर पे ये स्टॉप हो जाएगी मूवमेंट, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये वो प्रेशर होता है विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। इनवर्ड फ्लो प्योर सॉल्वेंट का रोकने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये उसकी कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें देखें ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे वाटर, और ये हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन क्या हुआ कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए ये कुछ जो है पास कर गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन लोअर कंसनट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने प्रेशर दिया तो क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आया जिसपे जो है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करना बंद हो गए, ठीक है, रुक गए। तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक होगी बात। अब हम बात करते हैं टोनिसिटी की। टोनिसिटी क्या होती है, टोनिसिटी जो है ना ये हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन के बारे में बताती है, ठीक है। पहली बात कि सोल्यूट कितनी मिकदार में प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन बताएगी, टोनिसिटी बताएगी। और दूसरा जो टोनिसिटी का काम है वो ये है कि ये वो डायरेक्शन बताती है कि जिसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे कि आप ये एग्जांपल लें कि हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन 2 प्रेजेंट है। ऐसे ही है, ये जो सॉल्यूशन 1 है ना, यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है हमारे पास ज़्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा कि वाटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ऐसा ही होगा। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस उसने हमें डायरेक्शन बता दी टोनिसिटी ने कि जो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। और फिर सोल्यूट कंसंट्रेशन भी टोनिसिटी बताता है कि किस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि टोनिसिटी असल में होती क्या है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग द रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स इमर्ज इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय सॉल्यूशन जिसमें हम एक सेल को, रेड ब्लड सेल को डिप करें और देखें जो है इस रेड ब्लड सेल पे जो है वो ये सॉल्यूशंस क्या असर डालते हैं। ये अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। टोनिसिटी की बेस पे जो सॉल्यूशंस हैं हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं ये अब देखते हैं। सबसे पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और फिर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 1 बाय 1 हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब आप इसके नेम पे अगर गौर करें, आइसोटोनिक, आइसो और टोनिक, इसको हम सेपरेट करते हैं। अगर देखो आइसो
का मतलब है सेम या बराबर, ठीक है ना। और टॉनिक होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। टॉनिसिटी में क्या बताती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में। यहाँ पे सॉल्यूट का वर्ड मिसिंग है तो आप लोगों ने लिख लेना है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बताती है, ठीक है। तो क्या है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, नेम से याद कर लें, आइसो सेम मतलब कि बराबर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है कि बराबर है सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी, ठीक होगी बात। फिर हम बात करते हैं इस एग्जांपल्स की जिसमें 0.9% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन जो है ये हमारा जो है वो क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। फिर 5% डेक्सट्रोज वाटर रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो 0.9% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है ये इसकी आइसोटोनिसिटी हमारी बॉडी के ब्लड के साथ जो है वो बराबर होती है, उसके जैसी होती है, इसलिए हम जो है इस फ्लूइड को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। हम मोस्टली वही फ्लूइड यूज़ करते हैं जिनकी आइसोटोनिसिटी हमारी बॉडी के ब्लड के साथ मैच करती है, ठीक है। जिसमें 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आता है जिसे हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। अब है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर के नेम से इंडिकेट कर रहा है हाइपर और टोनिक, ठीक है ना। हाइपर के नेम से इंडिकेट हो रहा है जी एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, क्या इंडिकेट हो रहा है, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा। और फिर टॉनिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या हुआ कि सोल्यूट की ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज द वन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन उसके जो है वो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब कम, अंडर बीनीथ, ठीक है। और टॉनिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब कि कम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी वो सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से कम होती है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, वो सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। सही होगी बात। अच्छा, अब इन प्रोसेस ये जो सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम दो सॉल्यूशंस को आपस में जोड़ दें, ठीक है, एक हमारे पास हाइपोटोनिक हो हाइपरटोनिक हो और हमें पता लगाना हो कि इसमें से कौन सा हाइपरटोनिक है कौन सा हाइपरटोनिक है, तो हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की बेस पे भी 2-3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसके अंदर दो सॉल्यूशन डालते हैं, दो सॉल्यूशन हमने डाले और उसको हमने दरमियान से जो है सेपरेट कर दिया बस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सॉल्यूशन 1 था एक सॉल्यूशन 2 था, ठीक है। ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मिकदार दोनों साइडों पे बराबर है, नो हायर कंसंट्रेशन नो लोअर कंसंट्रेशन, तो देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नो वाटर मूवमेंट, ठीक है। तो इससे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कहलाएंगे। बोथ सॉल्यूशंस हैव इक्वल कंसंट्रेशन, दोनों सॉल्यूशंस के पास इक्वल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसको इस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अब हम डिस्कस करते हैं अपने रेड ब्लड सेल के साथ। किसके साथ, रेड ब्लड सेल के साथ। देखिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाला है और उसकी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने रेड ब्लड सेल डाल दिया। क्या डाल दिया, रेड ब्लड सेल डाल दिया, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि हमारे बॉडी में मौजूद जो ब्लड है वो आइसोटोनिक होता है विद द सॉल्यूशन 0.9% सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर दो सॉल्यूशन आपस में जो है वो आइसोटोनिक हों और सेपरेट हों बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
तो क्या होता है कि देयर इज़ नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कोई भी हायर कंसनट्रेशन नहीं है, कोई भी लोअर कंसनट्रेशन नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स की सेल है वो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वाटर इनवर्ड और ऑनवर्ड, ठीक है। या अगर होगा भी तो बिल्कुल बराबर होगा, मतलब जितना पानी अंदर उतना पानी बाहर। तो सेल की शेप पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो इसी वजह से आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो है वो सेल की शेप पे असर नहीं डालते। तो हम पढ़ते हैं व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 0.9% आइसोटोनिक सॉल्यूशन या 0.9% NaCl solution, then the cell neither shrinks nor swells, ठीक है। red blood cells are in equilibrium with the isotonic solutions, ठीक है, and size and shape of the cell will remain same, ठीक है। शेप भी सेम रहेगी और साइज भी सेम रहेगा सेल का। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स मौजूद है, ये देखें यहाँ पे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बराबर है। फिर ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखें जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर है, हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्योंकि सेल की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इन द सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, सही है। फिर है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल। जितनी इस सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन उतनी बाहर वाले इन्वायरमेंट में सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि सेल की शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन जो ये दोनों आपस में आइसोटोनिक होंगे और ये हमारे बॉडी के लिए जो है ये बेनिफिशियल है, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। फिर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कि अगर हम एक बीकर लेते हैं, बीकर हमने लिया है जी और उसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाला है और उसके अंदर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिया, ठीक है। एक हमारा सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। जो हमारा सॉल्यूशन 1 है ना, इसमें हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। इधर हमारे पास सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, ऐसा ही है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो क्या होगा कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट कम होगा तो पानी वहाँ मूव करेगा, तो पानी इधर से इधर को मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो ये वाला सोल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा होगा वो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। When two solutions are separated by semi-permeable membrane, then solution whose concentration of solution is lower than the solution is called hypotonic solution, ठीक है। अभी हम इस एग्जांपल से भी डिस्कस करते हैं। ये देखें, जब रेड ब्लड सेल्स को हम डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था जिसमें क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की क्या निशानी होती है, सॉल्यूट कम वाटर ज़्यादा, और ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट बराबर। तो क्या होगा कि फिर भी लेकिन क्या है कि बाहर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट विद इन द सेल। तो पानी जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल जो है उसके वो स्वेल करना स्टार्ट करेगा, स्वेल करेगा तो क्या होगा, इवेंचुअली बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड जो है वो क्या होगी, हायर, इनसाइड द सेल इज़ हायर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाहर, क्योंकि बाहर सोल्यूट कम है। हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने रेड ब्लड सेल डाले हैं ना, तो इसलिए सॉल्यूट कंसंट्रेशन विद इन द सेल ज़्यादा है, बाहर कम है, लेकिन सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। इसलिए व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर विल गो इनटू द सेल एंड सेल विल स्वेल एंड बर्स्ट। और जो बर्स्टिंग होती है सेल्स की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसिस। लेकिन यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस हो रही है तो इसलिए हम इसे कहेंगे हीमोलाइसिस। क्या कहेंगे, हीमोलाइसिस, ठीक होगी बात। फिर है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। जब हम इस सॉल्यूशन को भी एक बीकर में डालते हैं, क्या होता है कि उसको हम सेपरेट कर लेते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक सॉल्यूशन 1 है, दूसरा सॉल्यूशन 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा लेकिन सॉल्वेंट कम है, लेकिन यहाँ हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन कम और सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि पानी इधर से इधर को मूव करेगा, जो हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो क्या है, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हायर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम थी, थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है ना, इसलिए तो पानी यहाँ मूव किया क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं कि हमने 5% NaCl सॉल्यूशन लिया। मैंने आपको बताया था कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन जो है वो
आइसोटोनिक होता है हमारी बॉडी के साथ, ऐसे ही बताया ना कि वो आइसोटोनिक होता है बॉडी के साथ। जब हम 0.9% से कंसनट्रेशन बढ़ा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। अगर 0.9% से हम कम कर देंगे तो सोल्यूट कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और हमारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। यहाँ 5% NaCl है, 0.9% से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो जब हम रेड ब्लड सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, बाहर सोल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा, लेकिन सेल के अंदर जो था हमारे सोल्यूट सॉल्वेंट बराबर, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो फिर भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। तो सेल से पानी जो है वो बाहर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब बाहर मूव करेगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना, अपने साइज से कम हो जाएगा। द सेल्स श्रिंक हो रहे हैं, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लोअर, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देन वाटर फ्लोज आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड दे श्रिंक, और वो श्रिंक कर देंगे, ठीक है ना, साइज में कम हो जाएंगे। अब अगर हम ये कंपैरिजन देखें तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। देखें, ये सेल है, इसके अंदर 80% वाटर है, 20% सॉल्यूट है। जो हमारा इन्वायरमेंट में सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें 20% सॉल्यूट है, 80% वाटर है। बराबर सॉल्यूट बराबर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बराबर ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, या होगा तो बराबर होगा बिल्कुल, जितना पानी अंदर उतना बाहर पानी बाहर। तो ये हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की वजह से हमें पता चल गया जी कि ये वाला सॉल्यूशन जो है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर ये एग्जांपल देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, कि क्या है कि यहाँ पे सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, 80% वाटर है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। लेकिन हमारा जो बाहर सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, क्यों, उसमें सॉल्यूट 40% है और 60% वाटर है। तो क्या होगा, अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तरफ ऑस्मोसिस होता है ना प्रोसेस, तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा हमारा, ठीक होगी बात। फिर है जी के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या है, हमारा 20% सॉल्यूट प्रेजेंट है, 80% वाटर है, अंदर पानी ज़्यादा है, और 10% सॉल्यूट है और 90% वाटर है, ठीक है, और बाहर भी पानी ज़्यादा है। तो क्या बाहर का पानी अंदर की निस्बत ज़्यादा है, तो पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। तो सेल स्वेल करेगा और बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है, जिसे हम हीमोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इन टोनिसिटी को मेजर करने के ना कुछ मेथड्स होते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। तो इसमें दो मेथड्स आते हैं, एक हीमोलिटिक मेथड होता है और एक कोलिगेटिव मेथड होता है, ठीक है। ये आपने नेम्स याद कर लेने हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द टू मेथड्स टू मेजर टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो आप लोगों ने कहना है कि देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज़ द हीमोलिटिक मेथड, द सेकंड वन इज़ द कोलिगेटिव मेथड, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशंस आइसोटोनिसिटी की जो कि यूज़ होती हैं हमारी बॉडी में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में। देखिए, जो इंजेक्टेबल्स होते हैं ना, इनको आइसोटोनिक होना बहुत ज़रूरी है हमारे ब्लड के साथ। अगर आइसोटोनिक नहीं होंगे ना तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आइसोटोनिक होगा ब्लड के साथ तो कोई मूवमेंट नहीं होगी फ्लूइड की, कुछ नहीं होगा और हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लगा देंगे तो क्या होगा, सोल्यूट कंसनट्रेशन उसमें ज़्यादा होगी ना, जो हमारा इंजेक्टेबल है उसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सोल्वेंट कम है, तो हमारे सेल्स में से पानी बाहर निकल आएगा, हमारे सेल श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए हमारे इतने इंजेक्टेबल्स, हमारी आईवी ड्रिप्स हैं, इंट्रावेनस ड्रिप्स हैं, वो सबको आइसोटोनिक होना ज़रूरी होता है ब्लड के साथ। फिर है जी आई ड्रॉप्स आर आइसोटोनिक टू ब्लड, आई ड्रॉप्स हैं, इनको भी आइसोटोनिक होना चाहिए ब्लड के साथ। फिर फॉर मेडिकल पर्पजेज नॉर्मल सलाइन इज़ यूज टू वॉश वाउंड्स, वाउंड्स के ऊपर क्या होता है, ब्लड होता है, उसको वॉश करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, कहीं कॉम्प्लिकेशन ना हो, सेल श्रिंक ना करें, सेल स्वेल ना करें, बर्स्ट ना कर जाए, ठीक है। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर आल्सो यूज टू बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, अगर उनकी कोई इम्बैलेंस हो जाती है, जैसा कि पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके अंदर कोई इम्बैलेंस आ जाता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं जो कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देता है, बिल्कुल, ठीक है। फिर है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं ये यूज्ड होते हैं टू ट्रीट शॉक एंड हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अगर हमने शॉक डिजीज़ इसको ट्रीट करना है या हाइपोनेट्रीमिया को डिजीज़ को ट्रीट करना है तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम और नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम, ठीक है। तो कम सोडियम की अमाउंट अगर प्रेजेंट होगी बॉडी में तो उसको ट्रीट करने के लिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन होगा हमारा। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज्ड एज स्पोर्ट्स ड्रिंक्स
ठीक है। जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो पसीना आता है तो उनका फ्लूइड इम्बैलेंस होता है। फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए जो है हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी आइसोटोनिसिटी की जो कि यूज़ होती हैं। आज के लेक्चर में हमने जो है वो डिफरेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े और फिर हमने कुछ प्रोसेस पढ़े हैं जिसके ज़रिए फ्लूइड मूव करता है, जिसमें था डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिर ऑस्मोसिस। फिर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ी है, फिर हमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं उससे पहले, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़े हैं हमने, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। फिर हमने रेड ब्लड सेल्स को जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखे, देखा कि डिफरेंट सॉल्यूशंस अगर वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपरटोनिक है तो वो हमारी बॉडी पे किस तरह का असर डालता है, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स पे किस तरह का असर डालता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। और थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफिज़।